Welcome to social study class of 8. We have already read the first chapter of geography and civics in earlier classes. Today we shall read the first chapter of history, the modern period. यानी हिस्ट्री को अध्ययन की सुविधा से we divide history into periods on the basis of something which had profound impact on the way of life. यानी उस समय के जो जीवन में जो चीज़ें मिली और अध्ययन की सुविधा से इतिहासकारों ने हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया। पहला द एंशिएंट टाइम या एंशिएंट पीरियड, दूसरा यानी प्राग इतिहास, मेडिएवल पीरियड यानी मध्य युग, और लास्ट यानी थर्ड द मॉडर्न पीरियड यानी आधुनिक पीरियड या आधुनिक इतिहास। क्लास 6 में आप एंशिएंट पीरियड और 7th में मेडिएवल पीरियड के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी कड़ी में इस क्लास 8 में आपको जो है मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ना है। द मॉडर्न पीरियड इज जनरली सेड टू हैव स्टार्टेड इन द, ऐसे इसका टाइमिंग भी जो दिया हुआ है, एंशिएंट पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द पीरियड बिफोर द 8th सेंचुरी, यानी 8वीं शताब्दी के पहले की जो पीरियड है उसको हम लोग एंशिएंट पीरियड के नाम से जाना जाते हैं। द मेडिएवल पीरियड इज़ फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू द 18th सेंचुरी, और 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच की जो अवधि है उसको हम लोग मेडिएवल पीरियड के रूप में जानते हैं। इसको भी फिर 2 भागों में बांटा गया, अर्लियर और लेटर मेडिएवल। मॉडर्न पीरियड इज जनरली सेड टू हैव स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी, और 18वीं शताब्दी से आगे की जो पीरियड है उसको हम लोग मॉडर्न पीरियड में जानते हैं। सम ऑफ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड, और मॉडर्न पीरियड की कुछ खास विशेषताएं क्या हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण, अर्बनाइजेशन शहरीकरण, साइंटिफिक प्रोग्रेस यानी वैज्ञानिक उन्नति, कोलोनाइजेशन उपनिवेशवाद, स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट यानी तेज वाले यातायात, एंड कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, वाइड स्प्रेड लिटरेसी विस्तार से तेज़ी से साक्षरता का विकास, एंड लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपुल इन सर्च ऑफ न्यू ऑक्यूपेशन, और नई पेशा की खोज में लोगों का जो है बड़े पैमाने पर प्रवास यानी एक जगह से दूसरे जगह आना जाना। यही जो है मॉडर्न पीरियड के खास फीचर्स हुए। क्वेश्चन यहाँ से, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड? तो आंसर हुआ द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड आर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस, कोलोनाइजेशन, transportation, swift transportation and communication, democratic political system, and large scale migration of people in search of new occupation. अब यूरोप में मॉडर्न पीरियड के बारे में नया टॉपिक है, मॉडर्न पीरियड इन यूरोप यानी यूरोप में आधुनिक अवधि। मेनी सिग्निफिकेंट चेंजेस असेस्ट इन द मॉडर्न एरा इन यूरोप, ट्रेड फ्लोरिश्ड बिटवीन यूरोपियंस एंड अरब ट्रेडर्स। ट्रेड इन का अर्थ हो गया ब्रॉट इन यानी लाया। बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव मॉडर्न एरा में यूरोप में आए, विशेषकर व्यापार यूरोपियन और अरब व्यापारियों के बीच व्यापार का विकास हुआ। द ट्रेड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लार्ज सिटीज़, द सिटीज बिकेम सेंटर ऑफ सेकुलर लर्निंग विच डेवलप्ड मैनी इंटेलिजेंट माइंड्स। और इस ट्रेड के कारण जो है बड़े बड़े शहरों का जो है
उदय हुआ और ये सिटी जो है सेकुलर लर्निंग का केंद्र बन गए और बहुत सारे विलक्षण बुद्धि वाले लोग वहाँ। अगला टॉपिक है न्यू इन्वेंशंस, यानी नए आविष्कार। इन्वेंशन माने आविष्कार यानी खोज। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेड टू मेनी साइंटिफिक इन्वेंशन। ये भी बताया गया था फीचर्स में कि मॉडर्न पीरियड का यह भी एक फीचर है, इसमें काफ़ी साइंटिफिक डिस्कवरी या इन्वेंशन हुआ। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प इन द स्प्रेडिंग न्यू आइडियाज़ थ्रू प्रिंटेड मटेरियल। प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई मशीन का प्रेस का पता लगने के बाद नए विचारों को जो है इस छपाई मटेरियल के द्वारा स्प्रेड करने में यानी विस्तार करने में हेल्प मिला। पीपल टुक न्यू इंटरेस्ट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। लोग जो है मानव जीवन के दूसरे पहलू पर भी जो है रुचि लेने लगे, जैसे पेंटिंग, लिटरेचर यानी साहित्य, स्कल्पचर, मूर्तिकला, थिएटर एंड म्यूजिक कैप्चर्ड देयर इंटरेस्ट। यानी पेंटिंग में, लिटरेचर में, स्कल्पचर में, थिएटर में, म्यूजिक में भी उनका इंटरेस्ट बढ़ा। द फेमस यूनिवर्सिटीज़ बिकेम सेंटर ऑफ लर्निंग। और सीखने की बहुत बड़े बड़े जो है यूनिवर्सिटीज़ यानी विश्वविद्यालय जो है प्रसिद्ध हुए। वोएज नेक्स्ट टॉपिक यानी समुद्री यात्रा। द इन्वेंशन ऑफ मैरिन कंपास एंड क्वाड्रेंट एंड इम्प्रूवमेंट्स इन शिप बिल्डिंग एंड कार्टोग्राफी इम्प्रूव द प्रोस्पेक्टस ऑफ लॉन्ग सी वॉयज। मैरिन कंपास जो जानते होंगे यंत्र है दिशा पता लगाने के लिए, और शिप बिल्डिंग यानी पानी जहाज़ बनाने का जो इस सब चीज़ का जब आविष्कार हुआ तो लंबे लंबे समुद्री यात्रा जो है करना आसान हुआ। अभी हम कुछ खास एक्सप्लोरर यानी नाविकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने जो है विश्व को जो है कुछ अद्भुत करके दिखाया और वे उसके लिए विख्यात हुए। एक्सप्लोरर्स लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को ड गामा एंड फर्डिनेंड मैगलेन। यहाँ 3 एक्सप्लोरर का नाम मैंने रखा। क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने न्यू वर्ल्ड जो आगे चलकर अमेरिका के नाम से जाना गया, नई दुनिया की खोज की। वास्को ड गामा जिसने यूरोप से भारत का सी रूट का पता लगाया। फ्रेंडिन मैगलेन यह भी जो है एक किया जो आगे बताया जाएगा। डिस्कवर न्यू सी रूट्स टू द वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब आने के लिए इन्होंने जो है नए समुद्री रास्ते का खोज किया। न्यू प्लेसेस वेयर डिस्कवर्ड एंड ट्रेड सेटलमेंट्स वेयर सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। नए प्लेस व्यापार के जो है सेटलमेंट किए गए, लगाए गए, जो एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए। इसके बगल में भिस्ता फैक्ट में देखिए 1498 में एक फेमस पुर्तगीज एक्सप्लोरर जिसका नाम था वास्को ड गामा, वह जो है कालीकट ऑन द मलाबार कोस्ट इन इंडिया, इंडिया के मलाबार समुद्री तट पर कालीकट जो केरल के नज़दीक, वह जो है 1498 में पहुंचा और वहाँ जो है गोवा, दमन और दीव में जो है उसने जो है पुर्तगीज ट्रेड को स्थापित किया। फर्स्ट लैंडिंग ऑफ कोलंबस ऑन द सोर्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड एट सैन सल्वाडोर, और कोलंबस जो है 1492 में न्यू वर्ल्ड नई दुनिया की खोज करते हुए वह सैन सल्वाडोर पहुंचा जो वेस्ट इंडीज़ में है, अक्टूबर 12, 1492। प्रॉफिटेबल ट्रेड। बाय द एंड ऑफ द 16th century यूरोपियन ओवरसीज ट्रेड स्टार्टेड बिगिनिंग ग्रेट प्रॉफिट्स, यानी अब व्यापार जो है लाभकारी, ग्रेट प्रॉफिट देने वाले साबित हुए। 16वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपियन ओवरसीज में ट्रेड जो है बहुत अधिक लाभ
लाने लगा, यानी उसे लाभ मिलने लगा। द रूलर्स ऑफ वेरियस यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड गिविंग एक्सक्लूसिव राइट टू ग्रुप्स ऑफ मर्चेंट्स टू बिगिन कंपनीज टू ट्रेड इन द ईस्ट। और यूरोप के बहुत से कंट्री एक्सक्लूसिव का अर्थ हुआ नॉट शेयर्ड विथ अदर्स, बिना किसी दूसरे को शेयर किए हुए, हिस्सा दिए हुए अधिकार देने लगे कि व्यापारियों का एक समूह पूरब के अपना कंपनी बना करके वह जो है अपना व्यापार जो है पूरब के देशों में खोल सकता है। इन लीव ऑफ गुड शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट, इन लीव ऑफ का अर्थ हुआ इन प्लेस ऑफ, यानी उसकी जगह पर। हॉलैंड, अभी इस यूरोपियन कंट्री में फेमस जो कंट्री जो एशिया, अभी जो बताया गया था, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कंट्रियों में अपने व्यापार को सेटलमेंट किए या इस्टेब्लिश किए, उनमें फेमस यूरोपियन कंट्री थे हॉलैंड, ब्रिटेन एंड फ्रांस, यानी 3 जो है फेमस कंट्री हुए। वे आर सम सच कंट्री, और इसके अतिरिक्त ऐसे ही और दूसरे भी देश थे, लेकिन ये 3 बड़े देश थे। इन दिस वे द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट अप इन 1600, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट अप इन 602 एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट अप इन 664। इस तरह से इंडिया में इन तीनों देशों ने अपनी जो कंपनी स्थापित की, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह 1600 ईस्वी में स्थापित हुई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। कोलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद, सेवरल यूरोपियन कंट्रीज मैनेज टू इस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर लार्ज एरियाज अराउंड देयर ट्रेड सेटलमेंट्स, यानी बहुत सारे यूरोपियन कंट्री अपने व्यापार के जो सेटलमेंट्स किए थे, यानी स्थापित किए थे लार्ज एरिया को, उसकी राजनीतिक नियंत्रण के लिए, कंट्रोल करना का जो उन्होंने जो है मैनेज करने के लिए इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व के विभिन्न देशों में पॉलिटिकल राजनीतिक उस पर उनका भी अधिकार हो, इसको मैनेज करने के लिए उन्होंने जो है शुरू किया। और उसके चारों तरफ उन्होंने जो है एक कॉलोनी बसाया, उसी को हम लोग कोलोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। These areas came to be known as colonies, यानी यही एरिया जो उनके व्यापार के चारों तरफ जो उन्होंने जो है मैनेज करने के लिए पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, उस एरिया को हम लोग कहते हैं कॉलोनीज, उपनिवेश। एंड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कॉलोनीज, और कॉलोनी एक्वायर करने की जो प्रक्रिया थी उसको हम लोग कोलोनाइजेशन कहते हैं। ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली एक्सेट्रा इस्टाब्लिश देयर कॉलोनीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली इत्यादि देशों ने जो है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपने कॉलोनीज बनाए। पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस इस्टाब्लिश, यानी राजनीतिक रिवोल्यूशन। इन द राइट ऑफ द पीपल टू द प्रैक्टिस इन देयर ऑन गवर्नमेंट, लोग अपने अधिकार के लिए अपने सरकार के पॉलिटिकल रिवोल्यूशन किए, क्रांति, राजनीतिक क्रांति। इन ए रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन इन द 17th सेंचुरी, ऐसा ही एक पॉलिटिकल रिवोल्यूशन 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में हुआ। द मोनार्च बिकेम आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, और राजा यानी मोनार्च राजतंत्र जो था वह संसद यानी लोगों का जो डेमोक्रेटिक में जो होता है लोकतांत्रिक गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट यानी संसद के प्रति जो है जवाबदेह आंसरेबल हुआ। मोर सच रिवोल्यूशनरी टुक प्लेस इन फ्रांस एंड नॉर्थ अमेरिका इन द 18th सेंचुरी, और ऐसे अनेक क्रांति रिवोल्यूशन फ्रांस और नॉर्थ अमेरिका में 18वीं शताब्दी में हुए। इंडस्ट्रियल
रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। एज द वॉयज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स, समुद्री यात्रा के कारण नए नए जगहों की जो है डिस्कवरी यानी खोज हुई। ट्रेड ग्रीव फेनोमेनली, और इस तरह से एक्सीडिंग ग्रेट मेजर फेनोमेनली का अर्थ हुआ, इस तरह से बड़े पैमाने पर जो है व्यापार बढ़ने लगे। द न्यू लैंड्स प्रोवाइडेड न्यू रॉ मटेरियल्स एंड रेडी मार्केट्स, और ये नए लैंड किसी भी ट्रेड के लिए जो कच्ची सामग्री होती है उसकी व्यवस्था करते और तैयार मालों के लिए मार्केट की भी व्यवस्था की। टू बाई द प्रोडक्ट्स, यानी उत्पाद जो निकलते थे उसको खरीदने के लिए। सो द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स needed to be increased in the meet of unprecedented demand. Till this time, the democratic system of production was prevalent. The craftsmen collected raw materials from the merchants and worked at home with simple tools and with the help of their family members. इस तरह से फिनिश गुड्स यानी निर्माण की वे सामानों की जो है प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ, और इसके लिए अनप्रेसिडेंटेड का अर्थ हुआ नेवर बिफोर सीन एंड डन, ना जो पहले कभी देखा गया हो न किया गया हो, ऐसा ही मांग जो है इंक्रीज करने लगा। उसी समय टिल दिस टाइम यानी इस समय से द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वाज प्रिवेलेंट, यानी डोमेस्टिक सिस्टम प्रोडक्शन यानी घर पर शुरू हुआ। क्राफ्ट्समैन जो थे वे रॉ मटेरियल मर्चेंट से इकट्ठा करते थे और अपने घर पर ही साधारण टूल्स और अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से सामान तैयार करते थे। इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स रिक्वायर्ड मास प्रोडक्शन एंड द फैक्ट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड। अब डिमांड बढ़ने के कारण यानी जब मांग बढ़ने लगा तो मांग की पूर्ति के लिए अब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की आवश्यकता हुई, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के द्वारा जो है पूर्ण नहीं की जा सकती थी। इसलिए फैक्ट्री सिस्टम का यानी कारखाने का आविष्कार हुआ। न्यू मशीन्स वेयर इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्रीज, नए मशीन जो है वह फैक्ट्रियों यानी कारखानों में लगाए गए। एंड द प्रोडक्शन वन इंक्रीज, और मशीनों के द्वारा उस कारखाने में जो है प्रोडक्शन यानी उत्पादन जो है बढ़ने लगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तुलना में द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मशीन एंड फैक्ट्रीज केम टू बी कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो यह सेंटेंस जो हुआ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मशीन एंड फैक्ट्रीज, यानी बड़े पैमाने पर मशीन और कारखानों का उपयोग टू बी कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसी को जो है औद्योगिक क्रांति कहा गया। इट फर्स्ट बिगेन इन ब्रिटेन, और यह सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ। एंड द स्लोली स्प्रेड टू इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, रसिया। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ, तो ब्रिटेन में, और यह धीरे धीरे इटली, पुर्तगाल, फ्रांस और जर्मनी और रसिया में फैल गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में